जीतू बाबू अपनी पत्नी नमिता से कहने लगे, अरे भगवान, तुम्हारे बेटे अमित का फोन आया था। आज शाम को तुम्हारा लाडला बेटा और बहू अपने शहर से गाड़ी में चलेंगे। कल सुबह तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये सुनकर नमिता जी के चेहरे पर खुशी और आंखों में चमक आ गई। अपने बेटे बहू से मिलने के लिए वो बेताब हो उठी। जीतू बाबू, जो कि एक सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे, उनकी 3 बेटियां और एक बेटा है। बेटा अमित सबसे छोटा था। बेटे की चाह में ही 3 बेटियां हो गई। वो जमाना ही ऐसा था जब लोगों की ये धारणा हुआ करती थी कि वंश बढ़ाने के लिए एक बेटे का होना बहुत ही जरूरी होता है। भले ही बेटा पानी के चक्कर में कितनी ही बेटियां क्यों ना पैदा हो जाए, परंतु जीतू बाबू अपनी बेटियों को कभी बोझ नहीं समझते थे। उन्होंने अपने चारों बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाया। तीनों बेटियों की शादी बहुत ही अच्छे घरों में की और उनका बेटा अमित भी एक बहुत ही बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर कार्य करता था और बेंगलुरु में ही अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। बहू बेटे की आने की खुशी में अगले दिन नमिता जी सुबह सवेरे उठ गई और अपने बेटे बहू की पसंद का खाना तैयार करने में जुट गई। नमिता जी बार बार घड़ी को देखते हुए अपने पति से पूछती, अरे जरा फोन करके पूछो तो कहाँ रह गए हो। जीतू बाबू बोले, अरे भाग्यवान, थोड़ा सब्र करो, आ जाएगा तुम्हारा बेटा। और ये क्या तुम सुबह से तरह तरह के पकवान बनाए जा रही हो? अरे बेटे की पसंद का खाना बनाया है आज। देखना, खाना खाते ही मेरा बेटा बहुत ही खुश हो जाएगा। पूरे 1 साल के बाद जो आ रहा है, खूब प्यार लुटाऊंगी अपने बेटे और बहू पर। फोन पर तो अमित कह रहा था कि वो इस बार हमें भी अपने साथ बड़े शहर ले जाएगा और वैसे भी अब अकेले नहीं रहा जाता। बच्चों के बिना तो ये घर काटने को दौड़ता है। इसके बाद नमिता जी बैग में कपड़े रखने लगी। ये देखकर जीतू बाबू ने पूछा, अरे नमिता, हम दोनों के कपड़े बैग में क्यों भर रही हो? भूल गए हमारा बेटा अमित कह रहा था कि वो केवल 2 दिन के लिए यहाँ पर आएगा। अब वो आएंगे तो मैं रसोई घर में खाना बनाऊंगी, फिर हमें कहाँ समय मिल पाएगा पैकिंग करने का। तुम भी हद करती हो भाग्यवान। बेटे से पूछा भी नहीं और तुमने कपड़ों की पैकिंग भी कर ली। कम से कम उनके आने तक तो रुक जाती। फिर अगर वह लोग हमको अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो पैकिंग करने में समय ही कितना लगता है। नमिता जी बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं? क्या आपको अपने बच्चों पर विश्वास नहीं है? जब मेरे बेटे ने पहले ही कह रखा है कि वो हमें साथ ले जाएगा तो भला बार बार उसे बात को दोहराने से क्या फायदा। अब इस उम्र में अपने माता पिता को अकेले थोड़े ही ना छोड़ेगा मेरा बेटा। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। अभी ये बातें चल ही रही थी, नमिता जी ने अपने बेटे के गाड़ी के आने की आवाज सुनी। नमिता जी और जीतू बाबू बड़े उत्साह के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर जा पहुंचे, परंतु दोनों माता पिता ये देखकर हैरान थे कि ना तो उनके बेटे ने और ना ही बहू ने उनके पांव छुए और दोनों अंदर चले आए। जीतू बाबू हैरानी के साथ अपनी पत्नी की ओर देखने लगे। तब नमिता जी चेहरे पर एक फिक्की सी मुस्कान लिए कहने लगी, अरे तो क्या हुआ, दूर से आए हैं ना, बेचारे बहुत ही थक गए होंगे, शायद इसीलिए पैर छूना भी भूल गए। ऐसा कहते हुए नमिता जी अंदर आ गई।
जब अमित और सुनीता फ्रेश होकर बाहर आए तो नमिता जी ने जल्दी से उनके लिए खाने की टेबल पर तरह तरह के पकवान सजा दिए। जैसे ही अमित खाना खाने लगा तो खाना देखकर उसने मुंह बना लिया। गुस्से से भोजन की थाली दूर हटाते हुए बोला, अरे माँ, ये क्या इतना ऑयली खाना? ऐसा खाना भी आजकल कोई खाता है क्या? तभी उनकी बहू सुनीता बोली, माजी मैं तो वैसे भी डाइटिंग पर हूँ, तो मुझसे तो ये खाना खाया नहीं जाएगा। ये सब देखकर नमिता जी के चेहरे पर उदासी छा गई। तभी जीतू बाबू बोले, बेटा तुम्हारी माँ सुबह से एक पैर पर खड़ी है, इतने प्यार से तुम्हारे लिए तरह तरह के पकवान बनाने में जुटी हुई है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तभी नमिता जी बोली, छोड़िए ना, दोपहर को मैं बच्चों के लिए कुछ हल्का फुल्का खाना ही बना दूंगी। फिर थोड़ी देर सब लोग एक दूसरे के साथ बैठे और आपस में बातचीत की। फिर अमित और सुनीता अपने कमरे में चले गए। शाम को नमिता जी सभी के लिए चाय बनाकर ले आई। तभी उनके बेटे अमित की नजर कमरे में रखे हुए बैग पर पड़ी तो अमित बोला, माँ, पिताजी ये बैग यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं? आप लोगों की कहीं घूमने जाने की तैयारी है क्या? बेटे की बात सुनकर नमिता जी हैरान होते हुए बोली, अरे ये तू क्या कहता है बेटा? भूल गया, इस बार तो तू मुझे और तेरे पिताजी को अपने साथ ले जाने वाला है ना, इसीलिए मैंने बैग पहले से ही पैक कर रखे हैं। उसी समय अमित हड़बड़ाते हुए बोला, माँ, अभी कुछ दिन पहले ही तो हमने नया फ्लैट लिया है, उस फ्लैट में अभी काम भी बाकी है, पूरे घर में सामान फैला हुआ है, उथल पुथल मची हुई है, ऐसे में आप लोगों को वहां कैसे ले जा सकूंगा? कोई बात नहीं बेटा, हम तो बस एक कमरे में रहकर ही गुजारा कर लेंगे। अपनी सासू माँ की बात सुनकर सुनीता बोल पड़ी, माजी, आपको तो पता है ना कि हमारे इनकम भी अभी बहुत ही कम है, ऐसे में मैं आप लोगों के खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाऊंगी। हम दोनों तो कुछ भी खाकर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन आपके लिए तो रोटी सब्जी सब कुछ बनाना पड़ेगा। ये सुनकर नमिता जी हैरान रह गई। तभी सुमित ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप ही समझाइए ना माँ को, हम लोग खुद वहां पर अभी सेट नहीं हुए हैं, ऐसे में आप लोगों को वहां ले जाकर हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। तभी नमिता जी की आंखों में आंसू आ गई और वो बोली, बेटा बात यह है कि मेरा तुम लोगों के बिना दिल नहीं लगता, तेरी तीनों बहनें अपने अपने घरों में रच बस गई है और खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। हम दोनों तो बस तुम लोगों के साथ रहना चाहते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर अमित और सुनीता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। थोड़ी देर बाद सुनीता अपने कमरे में आ गई और अमित से बोली, तुम्हारी माँ तो हमारे पीछे ही पड़ गई है, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझसे इनके सेवा चाकरी नहीं होगी। तुम तो जानते ही हो कि वहां अकेले हमारी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है। मुझे अपनी आजादी बहुत ही प्यारी है, लेकिन तुम्हारी माँ और पिताजी वहां जाकर मेरे हर काम में टोका टाकी करेंगे, हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करेंगे और ये बात मुझे कतई भी बर्दाश्त नहीं होगी। अमित बोला, तुम चिंता मत करो, हम लोगों का तो पहले ही इतना खर्चा है, हमसे हमारे खुद के शौक पूरे हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। अब इन लोगों को अपने साथ ले जाकर मैं अपना खर्चा नहीं बढ़ाऊंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा।
दरअसल बात ये थी कि बड़े शहर में अमित और नमिता आजाद जिंदगी जी रहे थे, जिसमें वह कोई दखल डालना नहीं चाहते थे। जब चाहे मर्जी से पार्टी करना, बाहर घूमने जाना, रात को देरी से आना, ये सारे शौक वो बड़े ही आराम से पूरे कर पा रहे थे। परंतु अपनी माँ और पिताजी को बताते थे कि वहां पर वे लोग अभी सेट नहीं हुए हैं। हमेशा उन्हें अपने पास रखने से मना कर देते थे। 2 दिन के बाद वो समय भी आ गया जब बेटा और बहू शहर वापस जाने के लिए चल पड़े। नमिता जी की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अपनी माँ को रोता हुआ देख अमित बोला, माँ चिंता मत करो, जब हम लोग अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे तो आप लोगों को भी अपने साथ ले चलेंगे। बेटा मैंने तो कपड़ों का बैग भी तैयार करके रखा था और मैं उम्मीद लगाकर बैठी थी कि इस बार तुम दोनों हमें अपने साथ शहर ले जाओगे। हम दोनों को यहाँ पर तुम्हारी बहुत याद सताती है। उसी समय अमित अपनी माँ की बात को काटते हुए बोला, माँ अब जाने भी दो हमें। ये क्या जाते वक्त आपने रोना धोना लगा कर रखा है। उसी समय सुनीता ने कहा, हाँ माँ आप लोग शांति से यहीं पर रहो, वैसे भी शहर का जीवन आप लोगों के लायक नहीं है। इतना कहकर वे दोनों गाड़ी में बैठ गए। तभी नमिता जी ने उसका हाथ पकड़ा तो सुनीता ने तुरंत हाथ हटाया और अपने से दूर झटक दिया। गाड़ी का दरवाजा तेजी से बंद किया और बेटे ने भी अपनी मां से पीछा छुड़ाने के लिए गाड़ी तेजी से चला दी। इधर नमिता जी रोती बिलखती रह गई। जीतू जी सारा मामला तभी समझ चुके थे जब उनके दोनों बेटा बहू उन्हें ले जाने से आनाकानी कर रहे थे। बस नहीं समझी थी तो नमिता जी आज अपने बेटे बहू के इस व्यवहार से उनके दिल को बड़ा ही आघात पहुंचा था। परंतु मां थी ना, इसीलिए ये बात समझने को तैयार नहीं थी कि उनका बेटा अब उनका नहीं रहा। थोड़ी देर बाद नमिता जी अपने पति से बोली, सुनिए जी घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। ऐसा कहते कहते वह जोर जोर से रो पड़ी। जीतू बाबू कहना चाहते थे कि नमिता अब हमारा बेटा हमारा नहीं रहा, वह बहुत ही बदल चुका है। परंतु वे अपनी पत्नी का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसीलिए चुप होकर रह गई और लगातार उन्हें देखते रहे। नमिता जी अब खोई खोई सी रहने लगी थी। खाना भी वो सही तरीके से नहीं खाती थी। जीतू बाबू नमिता को समझने की बहुत ही कोशिश करते, परंतु उनकी आंखों से बेटे और बहू का मोह का पर्दा हट नहीं रहा था। नमिता जी अब बीमार रहने लगी थी। बेटे बहू के फोन का इंतजार करती रही, परंतु बहुत दिनों तक इंतजार करते करते जब उनका फोन एक बार भी नहीं आया तो खुद ही उन्हें फोन कर बैठी। अमित ने हमेशा की तरह बिजी होने का नाटक किया। उसने फोन तो उठाया और बोला, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। एक दिन जब नमिता जी अपने बरामदे में बैठी हुई थी तो बाहर से उन्हें एक आवाज सुनाई थी, साड़ियां ले लो साड़ियां। नमिता जी ने नजर उठाकर देखा, एक बुजुर्ग महिला वह साड़ियां बेच रही थी। उनके चेहरे पर लगातार एक मुस्कुराहट फैली हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश है। उनके व्यक्तित्व से नमिता जी बहुत ही प्रभावित हुई। उन्होंने उस वृद्ध महिला को बुलाया और साड़ियां देखने लगी। फिर नमिता जी ने उनसे कहा कि आप इस उम्र में भी घर घर जाकर साड़ियां बेच रही हैं, क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है?
वो वृद्ध महिला पहले तो हंसने लगी और फिर बोली, अरे नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, तुम जानकर हैरान हो जाओगी कि मेरे 4 बेटे हैं, परंतु चारों ही शहर में रहते हैं। उन्हें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। शहर में जब उनकी नौकरियां लग गई तो उनकी शादियां भी करा दी। मेरे पोता पोती भी हैं। सब लोग अपने अपने घर में बहुत ही खुश हैं। लेकिन अब चारों में से किसी के घर में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है। पति का साथ तो जवानी में ही छूट गया था। उस समय कुछ पैसा भी नहीं होता था मेरे पास, लेकिन अपने बच्चों को तो पालना ही था ना, इसीलिए सिलाई बुनाई का काम शुरू कर दिया। शुरू में तो बहुत मुश्किलें आई थी, लेकिन उसके बाद एक फैक्ट्री में मुझे सिलाई का काम मिल गया। फिर आमदनी भी थोड़ी अच्छी हो गई। चारों बेटों की पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट नहीं आने दी। मैंने अपनी सारी ममता अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने में लगा दी, ये सोचकर कि ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन मुझे कहाँ मालूम था कि एक दिन ऐसा भी देखना पड़ेगा। ऐसे नालायक बेटों पर आश्रित रहने से बेहतर तो मैं अपने खुद के दम पर जीना चाहती थी। अब तो मैंने अपना छोटा सा व्यवसाय भी शुरू कर लिया है। घर घर साड़ियाँ बेचने जाती हूँ तो मेरा खर्चा भी निकल जाता है और साथ ही 4 लोगों से मिलकर थोड़ा हंस बोल भी लेती हूँ। दिल को भी सुकून मिल जाता है। सच कहूँ, आत्मनिर्भरता का भी अपना ही मजा होता है। काम करने की कोई उम्र नहीं होती। उस वृद्ध महिला की बातें नमिता जी के दिल पर लग गई और वे सोचने लगी कि मेरे बेटे बहू ने शहर वापस जाकर मुझे फोन तक नहीं किया, जबकि वे लोग अच्छी तरह से जानते थे कि मेरा उन लोगों से जाने कारण रो रो कर बुरा हाल था। मुझसे बेहतर तो ये वृद्ध महिला है जो स्वार्थी बेटों को याद करके रोने के बजाय उन्हें भुलाकर अपना जीवन बिता रहे हैं। बस उसी क्षण नमिता जी ने भी अपनी जिंदगी के लिए एक फैसला लिया कि अब वह भी अपने बेटे और बहू के लिए आंसू नहीं बहाएगी, जिन्होंने उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं कि जब जीतू बाबू घर लौटे तो देखा कि नमिता जी ने आज उनकी पसंद का खाना बनाया था। आज नमिता जी बहुत ही खुश नजर आ रही थी। घर का ऐसा माहौल देखकर जीतू बाबू ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है नमिता, आज तो बहुत ही खुश नजर आ रही हो। तब नमिता ने कहा, जी हाँ, आज मैंने कुछ फैसला ले लिया है। मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ। नमिता जी की ये बात सुनकर जीतू बाबू थोड़े हैरान थे और फिर बोले कि इस उम्र में व्यवसाय करने का ख्याल तुम्हारे मन में कैसे आया। तब नमिता जी ने साड़ी बेचने आई उस वृद्ध महिला के बारे में जीतू बाबू को बताया। तभी जीतू बाबू बोले, ये बात मैं तो बहुत ही पहले समझ गया था, लेकिन तुम्हें समझने में देर लगी। खैर कोई बात नहीं, अब ये बताओ कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना है। मैं सिलाई कढ़ाई का काम करना चाहती हूँ। आप तो जानते हैं कि सिलाई कढ़ाई का मुझे कितना शौक है और इस काम में मैं निपुण भी हूँ। इसलिए अब मैं यही काम शुरू करना चाहती हूँ। इसीलिए मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। नमिता जी की बात मानकर जीतू बाबू उन्हें अपने साथ बाजार ले गए और वे दोनों अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीद कर ले आए। यहाँ नमिता जी ने सिलाई कढ़ाई करके अपने हुनर को अपना हथियार बना लिया। लोगों को उनका काम बहुत ही पसंद आने लगा और धीरे धीरे उनका व्यापार जोरों शोरों से चलने लगा। उनका काम इतना बढ़ गया कि उन्हें अपनी मदद के लिए 2 लड़कियां और भी रखनी पड़ी।
नमिता जी बहुत ही खुशी से अपना सारा काम करती जा रही थी। अब वह अपने व्यापार में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उन्हें अपने बेटे और बहू को याद करने का थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता था। वहां मुंबई में एक दिन जब अमित अपने घर लौटा तो अपनी पत्नी से बोला, अरे यार, ये नौकरी कर करके तो मैं थक चुका हूँ। महीने की वही थोड़ी सी सैलरी मिलती है, अब तो इसमें गुजारा भी नहीं होता। तभी सुनीता बोली, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी आपको यही कहने की सोच रही थी कि मेरा इस थोड़े से पैसे में गुजारा नहीं होता। मेरे अपने भी शौक हैं। घर का खर्च करने में ही सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू कर दूं, जिससे मेरी आमदनी बढ़ सके। अमित की बात सुनकर सुनीता खुशी के मारे उछल पड़ी। हाँ हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्या? बिजनेस शुरू करने में कोई परेशानी है? बिजनेस शुरू करने के लिए काफी पैसा चाहिए होता है, और वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे? तभी सुनीता बोली, अरे आपकी माँ पिताजी का इतना बड़ा मकान है, वो मकान आखिर कब काम आएगा? उस घर को बेच देते हैं। उसे बेचने से जो पैसा आएगा तो हम लोग एक नया बिजनेस शुरू कर सकेंगे। अमित को सुनीता की ये तरकीब सही लगी। 2 दिन बाद वे दोनों अपने माता पिता के घर पहुंच गए। जब उन्होंने घर का नजारा देखा तो वे हैरान रह गई। उनका घर एक बुटीक में बदल चुका था और उनकी मां नमिता अपने काम में व्यस्त थी। उन्हें खुशी खुशी इस तरह से काम करता देखा तो उनकी बहू सुनीता बोली, जब हम लोग यहाँ से निकले थे तो तुम्हारी माँ ऐसे रो रही थी जैसे हमारे बिना तो वह मर जाएगी, और यहाँ देखो इन्होंने अपना नया कारोबार जमा लिया। फिर सुनीता ने इशारे से अपने पति को बाहर बुलाया। कहने लगी कि चलो तुम्हारी माँ के पैरों में गिर जाते हैं। माँ तो आखिर माँ ही होती है, हमें तुरंत माफ कर देगी। लेकिन ये बात करते हुए उसे ये नहीं मालूम था कि उसकी सास नमिता उनके पीछे ही खड़ी थी। उनकी बात सुनकर नमिता जी बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अचानक नमिता जी की आवाज सुनकर उनकी बहू सुनीता अंदर तक कांप गई, और जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो नमिता जी ने कहा, बहू तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ शहर आने के लिए नहीं रहूंगी। उस वक्त मैं ममता बस तुम लोगों से दूर नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन तुम लोगों ने मुझे उस हालत में छोड़कर जीवन का एक नया पाठ सिखा दिया। तभी अमित बोला, माँ दरअसल मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अगर आप तभी नमिता जी बीच में ही उसकी बात को काटते हुए बोली, जिस दिन तुम मुझे रोता हुआ छोड़कर गए थे, उस दिन के बाद तुमने मुझसे फोन पर तुम मुझ भी बात करना जरूरी नहीं समझा, और उसके बाद आज तुम 4 साल के बाद यहाँ पर वापस आए हो। क्यों बेटा, जब पैसों की जरूरत पड़ी तो मुंह उठाकर यहाँ चले आए। तुम्हें क्या लगता है कि हम बेवकूफ हैं? जिस मुंह से आए थे उसी मुंह से यहाँ से वापस चले जाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ना तो कोई पैसा है और ना ही कोई ममता। तभी जीतू बाबू बोले, तुमने बिल्कुल सही किया नमिता, ऐसे बच्चों के साथ यही करना चाहिए। फिर जीतू बाबू ने अपने बेटे और बहू की ओर देखा। गुस्से भरे स्वर में बोले, जहां से आए हो तुम लोग वहीं वापस चले जाओ। हम लोगों ने मान लिया है कि हमारे कोई बेटा और बहू कभी थे ही नहीं।
अब बात को बनती हुई ना देखकर अमित रोब में आकर बोला, चले जाए। कहाँ चले जाएं पिताजी? आप दोनों शायद भूल रहे हैं, इस घर पर मेरा पूरा पूरा अधिकार है और उस अधिकार को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी उसकी पत्नी सुनीता बोली, बिल्कुल ठीक कहा आपने, अपना हक तो हम लेकर ही रहेंगे। अगर आप लोग ऐसे नहीं माने तो मैं अपने भाई को बोलकर आपके इन माँ बाप को घरेलू हिंसा के झूठे केस में ऐसा फंसा दूंगी कि जिंदगी भर ये दोनों जेल में ही सड़ते रहेंगे। अमित ने कहा, सुन लिया पिताजी आपने, मैंने इस घर के लिए एक ग्राहक भी ढूंढ लिया है, वो मुंह मांगी रकम देने को तैयार भी है। आप मेरे साथ चलकर सारी फॉर्मेलिटी को पूरा कर दीजिए। घर को बेचकर जो भी पैसे आएंगे वो हमें दे दीजिए, नहीं तो उंगली टेढ़ी करना हमें भी आता है। हम लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही अमित ने ये बात कही तभी जीतू जी ने खींचकर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर झाड़ दिया और ऊंची आवाज में बोले, तुम लोग हमारे आगे पहले भी बेवकूफ ही थे, आज भी बेवकूफ ही हो। 4 किताबें पढ़ लेने से कोई इंसान ज्यादा अक्लमंद नहीं बन जाता। अभी उनकी बहू बोली, पिताजी क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अपनी शादीशुदा बेटे पर हाथ उठाते हुए, अब ये मेरे पति भी हैं, आपका इन पर कोई अधिकार नहीं है। इस समय एक झन्नाटेदार तमाचा सुनीता के गाल पर भी पड़ा। नमिता जी ने पहली बार किसी पर हाथ उठाया था। अपनी पत्नी के साहस को देखकर जीतू बाबू की आंखों में जैसे चमक आ गई। उस समय नमिता जी गुस्से से बोली, जब हमारा तुम लोगों पर कोई अधिकार ही नहीं रहा तो फिर किस मुंह से यहाँ अपना हक मांगने चले आए? नहीं मिलेगी तुम्हें एक भी फूटी कोड़ी। अब जाओ यहाँ से कहीं और जाकर भीख मांगो, यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, एक पैसा भी नहीं। माँ का ऐसा रुद्र रूप देखकर दोनों बेटा और बहू सन्न रह गई। जीतू बाबू सुनीता से बोले, तुम क्या कह रही थी बहू कि आज तुम अपने भाई को बुला लोगी? आज तो तुम उसे बुला ही लो। खैर छोड़ो, तुम क्यों तकलीफ करती हो, ये काम भी मैं ही कर देता हूँ। तभी थोड़ी देर में जीतू बाबू के एक दोस्त प्रदीप जी का वकील बेटा एक पेपर लेकर वहां पर आया। उसके साथ में 2 पुलिस वाले भी थे। पुलिस को सामने देखकर उनकी बहू सुनीता की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे दिन में तारे नजर आने लगे, क्योंकि पुलिस की वर्दी में कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई विकास ही था। जैसे ही विकास की तरफ बढ़ने के लिए सुनीता ने कदम बढ़ाए तो विकास दूर से ही बोल पड़ा कि मैं इस समय अपनी ड्यूटी पर हूँ, यहाँ कोई किसी का बहन या भाई नहीं है। भाई की रोकदार आवाज से सुनीता चुपचाप एक किनारे पर खड़ी हो गई। तभी जीतू बाबू ने वकील से वो पेपर लिए अपने बेटे और बहू की तरफ बढ़ा दिए, जिसे देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। उन कागजों में लिखा था कि उनके मकान पर केवल और केवल उनकी तीनों बेटियों का ही हक है। यदि उनके बेटे और बहू ने उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किया या मकान को हड़पने की कोशिश की तो पुलिस वाले उनके साथ सबसे सख्त कार्यवाही करेंगे। फिर जीतू बाबू मुस्कुरा कर बोले, बेटा डिग्रियां तो तुमने बेशक बड़ी बड़ी हासिल कर ली होगी, परंतु बुद्धि और दिमाग से तुम आज भी मेरा सामना नहीं कर सकते। जीतू बाबू का ये रूप देखकर दोनों बहू बेटे के मुंह से कुछ भी नहीं निकला। जब विकास को अपनी बहन की हरकतों के बारे में पता चला तो उसने अपनी बहन को एक तमाचा खींच कर लगाया।
गुस्से में कहने लगा, तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण मम्मी पापा ने जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दी थी, क्योंकि अपने मायके में भी तुम मेरी पत्नी को बहुत ही सताती थी। यदि तुम अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो ससुराल में तो तुम अपनी जगह पहले से ही गंवा चुकी हो। मायके में भी तुम्हारी कोई जगह ना होगी। विकास ने नमिता जी और राजेंद्र बाबू से माफी मांगी और वहां से चला गया। अब अमित और उसकी पत्नी सुनीता को अपनी भूल का एहसास हुआ तो दोनों अपने माता पिता के पैरों में गिर पड़े, उनसे माफी मांगने लगे, परंतु आज माता पिता के पास उन्हें देने के लिए माफी भी नहीं थी। दोनों बेटा बहू अपना सा मुंह लेकर वापस अपने घर में चले गए। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि अगर अपने माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखोगे तो दुनिया के पैर पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।